हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ जीएसटी फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। बट बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 3, जैसा मैंने आपको पार्ट 2 में रिक्वेस्ट किया था कि पहले आप पार्ट 1 रिवाइज करके आएँ बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2, ताकि आपको पिछले अपडेट्स याद रहें। सिमिलरली बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिवाइज करके आएँ, ताकि आपको पिछले अपडेट्स भी याद रहें। ओके, सो नाउ आई एज्यूम कि आपने पिछले अपडेट्स रिवाइज कर लिए होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला अपडेट है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। जिसमें इन शॉर्ट ये है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को कहीं पे भी लगता है कि एप्लीकेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए उसकी प्रीमाइसेस की, तो वहां पे एप्लीकेंट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। दिस इज द न्यू अपडेट। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। Where there is a requirement for physical verification of the business premises as per the conditions specified in proviso to rule 9(1), now the presence of the applicant is not required for such verification। तो जहां अगर as per the rule, as per the specified rule फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है बिजनेस प्रीमाइसेस की, तो वहां पे अब एप्लीकेंट को प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है। अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप फेल हो गए हो, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा भी लिया है लेकिन स्टिल प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए उसका प्रीमाइसेस में। तो अगर ऐसी किसी भी कंडीशन में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो वहां पे एप्लीकेंट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। सो अकॉर्डिंगली एक जो रूल 25 है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, विच स्टेट्स दैट वेयर द फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं भाई, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए इसकी प्रीमाइसेस का। सो द प्रॉपर ऑफिसर मे गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस डन and the verification report along with the other document shall be uploaded in prescribed form on the common portal within a period of 15 working days following the date of such verification। तो within 15 working days उसका जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके कॉमन पोर्टल पे अपलोड हो जाने चाहिए। Where the physical verification is required before the grant of registration, the proper officer may get such verification done and the verification report along with the other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form on the common portal at least 5 working days prior to the completion of the time period specified in rule 9 subsection subrule 1। तो अगर प्रायर टू रजिस्ट्रेशन है तो एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज पहले आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड कर देनी है। ओके, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, दैट द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स आर अलाउड टू बी फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। पहले शायद ये 45 डेज था, अब उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। सो नाउ द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR1 और IFF विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इन दोनों में से पहले जो डेट पड़ेगी उससे पहले आपको डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट डाल देनी है अपने पोर्टल पे। और अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट नहीं करते हो अपने पोर्टल पे, तो आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा एंड उसके बाद जब आप उसको कंप्लाई कर दोगे, आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो रिवोक भी हो जाएगा। और यही हमारा नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है, विच सेज सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन in case of failure to furnish the bank account details and automatic revocation on furnishing the said details। मतलब automatically suspend हो जाएगा ना automatically revoke हो जाएगा जब आप उसको comply कर दोगे। So where the registered person failed to furnish the details of valid bank account within the stipulated time, the registration of such person shall be suspended। Said person shall be intimated by sending a communication to his email address and the person is asked to explain within a period of 30 days as to why his registration shall not be cancelled। उसको नोटिस दिया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए। Further, where the registration has been suspended for not furnishing the details of valid bank account within the stipulated time and the registration has not been cancelled by the proper officer। मतलब सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर ने सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं किया है। The suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of the said bank details। तो जब आप बैंक डिटेल्स डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है हमारा अपडेट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है सुओ मोटो, तो उसको रिवोक करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है उसकी भी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है, विच इज हैज बीन इंक्रीज्ड टू 90 days। अर्लियर इट वाज 30 days और उसे अब एक्सटेंड करके 90 days कर दिया गया है, एंड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 180 days परमिटेड ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स बीइंग शोन। So a registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion can submit an application for revocation of cancellation of registration in prescribed form to such officer within a period of 90 days। पहले ये 30 days था, अब इसको 90 days कर दिया गया है। From the date of the service of such or from the date of the service of the order of cancellation of registration. However, such period may on sufficient ground being shown and for reasons to be recorded in writing be extended by the proper officer for a further period of not exceeding 180 days। अगर और extend करना चाहे proper officer, कोई specific reason अगर applicant देता है तो उसे 180 days तक extend किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा अपडेट है, अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, टू फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया मतलब सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है और रेसिपिएंट विद इन इंडिया है, सो दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर देयर पैन एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो उसको अपना पैन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहले क्या होता था कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं उनको अलाउड था ईसीओ के थ्रू सर्विसेज देना अगर उनकी टर्नओवर अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता था अगर उसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई करना है। तो ये तो गलत है भाई, जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर को ऑफ सर्विसेज को है और अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स जो कि ऑफलाइन बेच रहा है उसके पास भी एग्जाम्पशन है, लेकिन जस्ट बिकॉज जो गुड्स का सप्लायर है वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। तो अब एक अमेंडमेंट आ गई है दैट in case of unregistered supplier of goods also you are not required to take registration, you are not required to take compulsory registration if your threshold, if your aggregate turnover is below the threshold limit। okay, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। unregistered person with aggregate turnover up to threshold limit permitted to supply goods through ECO। So persons making supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect TCS under section 52 and having an aggregate turnover in a preceding financial year and in the current financial year not exceeding the threshold limit in accordance with the provision of section 22 are exempted from obtaining registration subject to the following conditions। so अब उनको भी registration की कोई जरूरत नहीं है subject to the following conditions। क्या क्या conditions है? सबसे पहली condition shall not make any interstate supply of goods, वो कोई interstate supply of goods नहीं बनाएंगे। second is shall not make any goods through ECU in more than one state, किसी एक स्टेट से ज्यादा दूसरे स्टेट में नहीं बेचेंगे, दो तीन स्टेट्स में नहीं बेचेंगे, सिर्फ एक ही स्टेट में बेचेंगे। shall be required to have a PAN issued under the income tax act, ठीक है। Next, such person shall before making any supply of goods through ECO declare on the common portal अपना PAN, address, state or union territory in which such person seek to make such supply, which shall be subject to the validation on the common portal। Number fifth condition is such person have been granted an enrollment number on the common portal on successful validation of the PAN। Such person shall not be granted more than one enrollment number, बिल्कुल सही बात है। No supply of goods shall be made by such person through ECO unless such person have been granted an enrollment number। जब तक enrollment number नहीं मिल जाएगा उससे पहले आप supply नहीं कर सकते। and where such person are subsequently granted registration under section 25 the enrollment number shall cease, बिल्कुल सही बात है, to be valid from the effective date of registration, बिल्कुल ठीक बात है। so number 7th है आपका risk based biometric Aadhaar authentication of registration applicants। it's a pilot project in Gujarat extended to Puducherry and Andhra Pradesh। so basically in order to improve the registration process biometric based Aadhaar authentication of the high risk applicants who opt for Aadhaar authentication of Aadhaar number was introduced। basically कुछ हाई रिस्क एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एक बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एक प्रोसीजर शुरू किया था गुजरात में, वेयर एन एप्लीकेंट हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर
and is identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters should be followed by a बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और ऑफ सच एप्लीकेंट्स वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन individual, along with the verification of original copy of the documents uploaded with the application in form GST REG 01 at one of the notified facilitation center। तो प्रॉपर आपका एक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा जहां पे आपकी फोटोज ली जाएंगी और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। द एप्लीकेशन shall be deemed to be completed only after completion of the process let down here under। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। And accordingly an acknowledgement shall be issued to the applicant only after completion of biometric authentication, और तभी आपको एक acknowledgement issue किया जाएगा। The above biometric based Aadhaar authentication of high risk applicants who opted for Aadhaar authentication has been extended to पुडुचेरी and आंध्र प्रदेश। पहले ये एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया था, अब इसको पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिक अमेंडमेंट यही है कि जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन था उसको पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रिलेटेड, जिसमें पहला है ई इनवॉइसिंग। सो नाउ ई इनवॉइसिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स ग्रेटर देन 5 करोड़। तो अगर किसी भी साल में 17-18 के बाद या 17-18 से और उसके बाद किसी भी साल में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आती है whether the applicability of e-invoicing to government department PSUs etc registered solely for the purpose of reduction of tax at source as per the provision of section 51। तो क्या इसके लिए भी हम e-invoicing को एप्लीकेबल करेंगे अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एजेंसी को जो कि सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, तो क्या उस पर भी e-invoicing की एप्लीकेबिलिटी आएगी? तो क्या क्लैरिफिकेशन है, the registered person whose turnover exceeds the prescribed threshold limit for generation of e-invoicing, जो भी सप्लायर है अगर उस पे e-invoicing की provisions applicable हैं, is required to issue e-invoice for the supplies made to such department और establishment, government agencies और local authorities और PSUs। तो अगर उस पे e-invoicing के provisions applicable हैं और वो सर्विस दे रहा है किसी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटीज को, तो उसको ई इनवॉइस इशू करना है फॉर द सप्लाईज मेड टू सच गवर्नमेंट और PSUs और लोकल अथॉरिटी हु आर रजिस्टर्ड सोली फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 51, इन दैट केस ऑल्सो द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द ई इनवॉइस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और ये सब लोग भी क्या माने जाएंगे, रजिस्टर्ड माने जाएंगे। इवन तो TDS के लिए रजिस्टर्ड है बट रजिस्टर्ड तो है, तो इन पे भी ई इनवॉइसिंग लगेगा। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड। इसमें एक क्लैरिफिकेशन इशू की गई है ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में किस चीज की बात की गई है कि अगर आपने ITC क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले हम अपना इशू समझते हैं कि इसमें इशू क्या है। इशू क्या था, वेदर इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन रूल 88B। तो अगर हमें जो सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में जो इंटरेस्ट देना होता है उसकी कैलकुलेशन कहाँ दी गई है, रूल 88B में दी गई है। तो इशू क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिविजिट करते हैं। Whether in case of wrong availment of IGST credit and reversal thereof for the calculation of interest under section 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger of IGST needs to be considered, or the total ITC available in the three ledgers IGST, CGST and SGST taken together has to be considered। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया कि अगर हमने IGST का क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया है और अब हमें उसे रिवर्सल करना है, तो उसके लिए हम एक चेक लगाते हैं कि हमारे क्रेडिट लेजर में जितना हमने रॉन्गली अवेल किया है उतना बैलेंस है भी या नहीं था इंटरेस्ट चेक करने के लिए। तो इसमें इशू आया कि हमें जो हमारे तीनों लेजर्स हैं IGST, CGST और SGST, तीनों का बैलेंस चेक करना है सम करके या सिर्फ IGST के क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है उसे चेक करना है।
तो क्लैरिफिकेशन क्या आया, since the amount of ITC available in electronic credit ledger under any head of IGST, CGST or SGST can be utilized for payment of liability of IGST। क्योंकि हम IGST का बैलेंस पे करने के लिए हम तीनों लेजर्स यूज कर सकते हैं, तीनों क्रेडिट लेजर्स यूज कर सकते हैं। It is the total ITC available in the ECL, that is IGST, CGN, SGST तीनों को मिला के हमें टोटल बैलेंस should be considered for calculating interest under section 88B। तो हमें तीनों का बैलेंस कंसिडर करना चाहिए। If the total ITC available in the ECL from all heads combined never falls below the wrongly availed IGST credit during the period between its availment and reversal, no interest will be charged। अगर जितना हमने रॉन्गली अवेल किया, मान लो हमने 100 रुपए का बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड किया है और तीनों को मिला के हमारा बैलेंस 100 रुपए बैठ रहा है, तो मतलब शॉर्टफॉल कभी हुआ ही नहीं। इवन तो मैंने रॉन्गली अवेल किया, लेकिन अगर मैं तीनों को मिलाऊं तो भी मेरा 100 रुपए तो बन ही रहा है, तो इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है। हाउ एवर if the total balance in the ECL across all head falls below the wrongly availed IGST credit, अगर तीनों को मिला के शॉर्ट पड़ रहा है बैलेंस, it is considered as utilization of the wrongly availed credit, okay, and interest will be charged based on the extent of the shortfall। तो जितना शॉर्टफॉल है उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। However, the credit of compensation cess available in the ECL, अगर compensation cess में भी आपका कुछ credit balance पड़ा है, तो that cannot be taken into account when calculating the balance of ECL for interest calculation under Rule 88B। क्यों? Since the compensation cess credit can only be used to pay compensation cess and no other taxes। क्योंकि जो compensation cess का credit है वो सिर्फ आप compensation cess के लिए यूज कर सकते हो, किसी और बैलेंस को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका क्रेडिट हम नहीं यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड एक अपडेट है, that the details of TCS furnished by electronic commerce operator to be made available electronically to only registered supplier। अभी क्या हो गया, that unregistered supplier of goods and services can now supply through ECO, और उनको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक उनकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, ठीक है। तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन इशू की गई है, पहले इशू समझते हैं क्या है। नाउ दैट बोथ अनरजिस्टर्ड सप्लायर of services and unregistered supplier of goods are allowed to make supplies through ECOs till the time their turnover does not exceed the prescribed threshold limit, ठीक है। दोनों सप्लाई कर सकते हैं ECO के लिए। Therefore, Rule 67 has been amended to clearly bring out that the details of TCS furnished by the ECO in the form GSTR rate shall be made available to only registered person। तो उसकी जो डिटेल्स हैं TCS की वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही दिखनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट रिटर्न्स में भी कुछ अपडेट्स आए हैं, तो रिटर्न्स में जो अपडेट्स आए हैं उसमें सबसे पहला एक न्यू रूल आया है, रूल 88D। ये किसकी बात करता है, दिस न्यू रूल 88D इंट्रोड्यूसेस अ सिस्टम बेस्ड मैकेनिज्म टू हैंडल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ITC रिपोर्टेड इन फॉर्म GSTR 3B and the ITC available as per the auto generated form GSTR 2B। ये रूल किसकी बात करता है, 3B और 2B में जो डिफरेंसेस आए हैं उसकी बात करता है। सिमिलरली एक और रूल था हमारा 88C जो किसकी बात करता था, 1 और 3B में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, और ये किसकी बात करता है, 3B और 2B में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो क्या कहता है ये, where the ITC availed in GSTR 3B exceeds the ITC available in GSTR 2B by a certain amount and percentage, the taxpayer will receive an intimation through the common portal। This intimation will also be sent to the registered email address। तो अगर उसने 3B में और 2B में रॉन्ग ITC, रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, कुछ डिफरेंसेस हैं ITC अवेल करने में अप टू द सर्टेन अमाउंट, एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद, तो उसको एक इंटीमेशन दिया जाएगा। अपॉन रिसीविंग द इंटीमेशन द टैक्स पेयर मस्ट आइदर पे द एक्सेस ITC claimed, पे द एक्सेस ITC अमाउंट along with the interest, और प्रोवाइड द वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस विद इन 7 days। या तो वो जो उसने एक्सेस ITC क्लेम किया है उसको डिपॉजिट करा दे along with the interest, या फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन सबमिट करे।
If the taxpayer fails to pay the excess ITC or provide a satisfactory explanation within the given time frame, the amount can be demanded in accordance with the provision of section 73 and 74. ये दोनों sections आप फाइनल में पढ़ेंगे. ये बेसिकली रिकवरी के रिलेटेड है कि डिपार्टमेंट कैसे रिकवर करेगा फिर आपसे. तो अगर आपने एक्सेस आईटीसी जमा नहीं कराया या आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर सेक्शन 73 और 74 के तहत आपसे रिकवरी की जाएगी फॉर द शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. ओके, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो हमारा इसी से रिलेटेड है. दैट रूल 59 हैज आल्सो बीन अमेंडेड which says that rule 59 has been amended to provide that a registered person will not be allowed to furnish GSTR1 and IFF unless. पहली बात, रूल 59(6) किसकी बात करता है कि आपको किस किस केसेस में GSTR1 और या फिर IFF जो है वो फाइल नहीं करने दिया जाएगा. इसी में दो नए केसेस इंक्लूड कर दिए गए हैं. सबसे पहला है he has reversed the excess ITC unless he has reversed the amount of excess ITC specified in the intimation under Rule 88(d)(1) or has furnished the reply explaining the reasons for any amount of such excess ITC remaining to be reversed. अगर उसने रूल 88D में जो उसको इंटीमेशन मिली है उसको या तो उसने रिप्लाई फाइल नहीं किया या फिर उसने एक्सेस आईटीसी डिपॉजिट नहीं कराया. अगर तो उसने ये नहीं किया है या फिर ही हैज नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट, और अगर उसने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी फर्निश नहीं करी हैं तो उसको GSTR1 और IFF फाइल नहीं करने दिया जाएगा. ये है हमारा नेक्स्ट अपडेट. तो इसी के साथ हमारे सारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स कंप्लीट होते हैं. दिस इज द लास्ट पार्ट. आई होप आपको सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे, सारे अपडेट्स समझ में आए होंगे. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी. तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, बाय.